Hello everyone, in this video we are going to discuss the Hindu Marriage Act of 1955. First of all, come to the preamble of the act. Hindu Marriage Act of 1955, the citation is Act number 25 of 1955. That means 1955 में 25th Act था Hindu Marriage Act of 1955 जो पास हुआ था. That is why it is Act number 25 of 1955. Then this date is very important, 18th May of 1955. 18th May of 1955 को ये पास हुआ था. Then the preamble of the act states that an act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus. तो हिंदूज के कंटेक्स्ट में ही है ये लॉ, ठीक है, वो हमें इस प्रियम्बल से पता लग रहा है. एंड स्पेसिफिकली हिंदूज में भी सिर्फ मैरिज रिलेटेड एस्पेक्ट्स डील हो रहे हैं इस एक्ट में, ठीक है. हमें ये टाइटल से भी पता लग रहा है, द टाइटल इज हिंदू मैरिज एक्ट, प्लस ये हमें इससे भी पता लग रहा है प्रियम्बल से, ठीक है. बी इट एनैक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 6th year of the Republic of India as follows. Section 1, short title and extent. This act may be called the Hindu Marriage Act of 1955. It extends to the whole of India and applies also to Hindus domiciled in the territories to which this act extends who are outside the said territories. That means this act has an extraterritorial application. इसका मतलब ये है कि दो लोग अगर हिंदूज है एंड इट डजेंट मैटर वेदर दे आर रिजाइडिंग इन इंडिया और दे आर रिजाइडिंग अब्रॉड, ठीक है. अगर वो इंडिया में है तब भी हिंदू मैरिज एक्ट ही अप्लाई होगा, और अगर वो बाहर रह रहे हैं, किसी फॉरेन नेशन में रह रहे हैं, तब भी उन पर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 ही अप्लाई होगा अगर उन्होंने इस लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज करी है तो, ठीक है. तो अगर दो हिंदूज हैं और अगर चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं या फिर वो बाहर रह रहे हैं, डजेंट मैटर, उन पर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 अप्लाई होगा, बिकॉज सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट दिस एक्ट हैज एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल application. Then next section is application of act. This section is very important क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि हिंदूज कौन है. हमें ये तो पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदूज पर अप्लाई होगा, पर सबसे पहले हमें ये भी तो डिफाइन करने की जरूरत है कि एक हिंदू कौन होगा, ठीक है. और हिंदू डिफाइंड है सेक्शन 2 में. द एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन in any of its forms or developments, including a Virashava, a Lingayat, or a follower of the Brahmo, प्रार्थना और आर्य समाज, ठीक है. तो अगर कोई पर्सन हिंदू है बाय रिलीजन एंड किसी भी फॉर्म में वो हिंदू हो, इट डजेंट मैटर. दैट मीन्स अगर कोई पर्सन हिंदू है, चाहे वो विराशिवा हो, चाहे वो लिंगायत हो, या फिर वो फॉलोअर हो ब्रह्मो समाज का, प्रार्थना समाज का या आर्य समाज का, तब भी हम उस पर्सन को हिंदू ही मानेंगे फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आवर एक्ट. देन क्लॉज बी स्टेट्स दैट टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन. अब एक चीज ध्यान रखो कि बुद्धिस्ट, जैन और सिख ये तीनों एक्चुअली डिफरेंट रिलीजन्स है, दे आर नॉट हिंदू रिलीजन. बट जब हम इस सेक्शन में सेक्शन 2 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एक्ट कब कब अप्लाई होगा और किन पर अप्लाई होगा. एंड इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्योंकि हमने एक्सटेंड करी है इन रिलीजन्स तक भी, इसलिए एक बुद्धिस्ट, एक जैन और एक सिख भी हिंदू माना जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट. सी, टू एनी अदर पर्सन domiciled in the territory to which this act extends who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act has not been passed. That means हमने C clause में हिंदू मैरिज एक्ट को इतना वाइडर इंटरप्रिटेशन दे दिया है, इतनी वाइडर एप्लीकेबिलिटी दे दी है कि हमने हिंदू के लिए ये बोला है कि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए हम हिंदूज में सब लोगों को इंक्लूड कर देंगे. हम सिर्फ मुस्लिम को नहीं इंक्लूड करें, क्रिश्चियन को नहीं कर रहे, पारसी को नहीं कर रहे और ज्यू को नहीं कर रहे, ठीक है. इन चारों रिलीजन्स के अलावा अगर कोई पर्सन खुद को किसी रिलीजन से आइडेंटिफाई नहीं करता है या फिर वो खुद को एथिस्ट मानता है या फिर वो ये बोल रहा है कि मैं तो किसी भी रिलीजन का पार्ट ही नहीं हूँ,
ठीक है, तो भी हम ये बोल देंगे कि हाँ उस पर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 अप्लाई होगा, ये सी क्लॉज से हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई खुद को एथिस्ट बोल रहा है, ठीक है, तब भी हम उस पर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लॉज सी। सिमिलरली अगर कोई पर्सन खुद को किसी रिलीजन से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तब भी हम उस पर ये एक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट इन चारों रिलीजन्स के एक्सक्लूजन के अलावा इट शुड बी प्रूव्ड that by any custom or usage he will not be governed by this act। ठीक है, उनकी जो कम्युनिटी है उसका कोई कस्टम ऐसा है या उस कम्युनिटी की यूजेज कोई ऐसी है, ठीक है, जिसकी वजह से उन पर एक्चुअली ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर उस कंटेक्स्ट में भी हम उन पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन। The following persons are Hindus, Buddhists, Jains और Sikhs by religion as the case may be। ठीक है, अब हमने एक्सप्लेनेशन में डिफाइन करा है कि एक हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख कौन होता है बाय रिलीजन, क्योंकि इन चारों रिलीजन्स पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। एनी चाइल्ड legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jains और Sikhs by religion। ठीक है, कोई भी बच्चा चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे वो इलेजिटिमेट है। जब हम लेजिटिमेट चाइल्ड की बात करते हैं, लेजिटिमेट चाइल्ड इज अ चाइल्ड हु इज बोर्न आउट ऑफ अ प्रॉपर वेडलॉक। ठीक है, legitimate child is a child who is born out of a wedlock। That means if A and B they marry each other and then C is born, then C is the legitimate child of A and B। A and B की शादी हो गई एंड उसके बाद अगर C पैदा हो रहा है तो हम उस केस में बोलेंगे कि C legitimate child है A और B का। बट हम जब किसी चाइल्ड को illegitimate चाइल्ड बोलते हैं, दैट मीन्स ही इज नॉट बोर्न आउट ऑफ अ वेडलॉक। अगर ए और बी ही मैरिड नहीं होते, ठीक है, नॉट मैरिड, एंड तब सी पैदा होता, ठीक है, तो सी कौन होता है? इलेजिटिमेट चाइल्ड होता ए और बी का। या फिर अगर ए और बी दोनों की जो मैरिज हुई है वो सी के पैदा होने के बाद हुई है, तब भी हम ये बोलते हैं कि इलेजिटिमेट चाइल्ड है इन दोनों का। सो any child legitimate or illegitimate both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jains और Sikhs by religion। यहाँ पर हमें दोनों पेरेंट्स के रिलीजन को देखना है। अगर दोनों हिंदू हैं तो वो चाइल्ड हिंदू होगा, अगर दोनों बुद्धिस्ट हैं तो वो चाइल्ड हिंदू माना जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। वैसे वो बुद्धिस्ट होगा चाइल्ड, ठीक है, वो बुद्धिस्ट पर भी एप्लीकेबल है ये एक्ट। मान लो ए हिंदू है, बी बुद्धिस्ट है, ठीक है, तो उनका जो चाइल्ड होगा वो भी हिंदू माना जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। ऑल्सो पेरेंट्स का मैरिटल स्टेटस इट डजंट डिटर्मिन द रिलीजन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट्स अगर मैरिड थे या नहीं थे जब वो चाइल्ड बॉर्न हुआ, उनका क्या रिलीजन था सिर्फ यही मैटर करेगा, और वो मैरिड थे या नहीं थे वो नहीं मैटर करेगा फॉर द पर्पसेस ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर क्लॉज में लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों चाइल्ड को इंक्लूड किया है। जस्ट रिमेंबर दैट। देन बी, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, अगेन इसका मतलब यही है कि मैरिटल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स डजंट मैटर हियर। वन ऑफ whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged। ठीक है, तो अभी हमने ए में देखा कि दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं या फिर दोनों पेरेंट्स बुद्धिस्ट है, दोनों पेरेंट्स सिख है, दोनों पेरेंट्स जैन है, तो उस केस में तो बहुत ईजी है डिटर्मिन करना कि चाइल्ड हिंदू होगा या नहीं होगा। बट अगर मान लो पेरेंट्स में से सिर्फ एक पेरेंट हिंदू है, मान लो बी यहाँ पर मुस्लिम है, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा कि सी हिंदू है या मुस्लिम है, राइट? अब इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल द मैरिटल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स डजंट मैटर। ठीक है, वो हमने अभी देखा कि लेजिटिमेट भी हो सकता है चाइल्ड और इलेजिटिमेट भी हो सकता है, तो मैरिटल स्टेटस का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो सी है उसको बड़ा कैसे किया गया है, कौन से रिलीजन के अकॉर्डिंग उसको बड़ा किया गया है, कौन सी प्रैक्टिसेस वो हमेशा से फॉलो करता आ रहा है। ठीक है, अगर वो हमेशा से बिलीवर रहा है हिंदू फेथ का, ठीक है, या फिर जो ए है
उसने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ही सी को बड़ा किया है हमेशा से, एंड बी ने हमेशा इस चीज़ का सपोर्ट किया है, बी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया, उसने मुस्लिम प्रैक्टिसेस को नहीं फॉलो किया, ठीक है। तो उस केस में हम सी को भी हिंदू मानेंगे, ठीक है। तो अगर एक पेरेंट हिंदू है, दूसरा पेरेंट मान लो मुस्लिम है, ज्यू है, पारसी है, क्रिश्चियन है, तो उस केस में हमें ये देखना होता है कि वो जो चाइल्ड है वो कैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, ठीक है। अगर वो हिंदू फेथ के अकॉर्डिंग हुआ है या फिर मान लो बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट फेथ के अकॉर्डिंग हुआ है, देन इन दैट सिचुएशन ही विल बी कंसिडर्ड एज हिंदू, अदरवाइज नॉट। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी अराइज हो सकता है कि मान लो एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा पेरेंट किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है, मुस्लिम है, पारसी है, ज्यू है, कुछ भी है, ठीक है, एंड दोनों पेरेंट्स ने अपने बच्चे को मिली जुली शिक्षा दी है, दैट मीन्स उसको हिंदू कस्टम्स एंड यूसेजेस के अकॉर्डिंग भी बड़ा किया गया है एंड मुस्लिम कस्टम्स एंड यूसेजेस के अकॉर्डिंग भी। तब हम कैसे डिटर्मिन करेंगे कि वो चाइल्ड हिंदू होगा या मुस्लिम होगा? अब इस केस में नॉर्मली बिकॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी है और ये कह पाना मुश्किल है कि अ चाइल्ड हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप एज पर अ पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। तो उस केस में हम मानकर चलते हैं कि फादर का जो रिलीजन है वो होगा स्पेसिफिकली, अनलेस द चाइल्ड और द पेरेंट्स डिक्लेयर अ स्पेसिफिक रिलीजन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अगर जो पेरेंट्स हैं या जो वो बच्चा है वो अपना खुद का कोई रिलीजन डिक्लेयर कर देता है, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट अगर ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है, और दोनों पेरेंट्स अलग अलग रिलीजन के हैं और ये कह पाना मुश्किल है कि वो चाइल्ड किस रिलीजन के अकॉर्डिंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, तो उस केस में नॉर्मली बिकॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी हम मान के चलते हैं कि फादर का जो रिलीजन है वही बच्चे ने अक्वायर किया होगा, ठीक है। Now coming to C, explanation C. Any person who is a convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jain और Sikh religion. कोई पर्सन किसी रिलीजन से, मान लो मुस्लिम है, वो बाद में हिंदू में कन्वर्ट कर लेता है खुद को, ठीक है, तो वो हिंदू माना जाएगा। बट मान लो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है जिसमें जो चाइल्ड है, मान लो एक पर्सन है वाई, ठीक है, वाई था पहले हिंदू, फिर उसने खुद को कन्वर्ट करा मुस्लिम रिलीजन में, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year ही रीकन्वर्टेड टू हिंदू। अब एक चीज समझो कि एक पर्सन है वाई, मान लो मैं हिंदू हूँ, ठीक है, अभी मैं एथिस्ट भी हो सकती हूँ, मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं हिंदू प्रैक्टिसेस फॉलो करूँ या फिर मैं हिंदू मंत्रास चैंट करूँ, या फिर मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि मैं रोज़ मंदिर जाऊँ या फिर हिंदू प्रैक्टिसेस को मैं डिवाउटली फॉलो करूँ, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन कन्वर्ट कर रहा है खुद को स्पेसिफिकली हिंदू फेथ में, तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हिंदू प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, कि वो मंदिर जाए या फिर वो हिंदू फेथ में बिलीव करे एक्चुअली। और अगर वो प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पा रहा है, अगर वो हिंदू फेथ में अपना बिलीव दिखा पा रहा है, जो सोसाइटी है वो देख पा रही है दैट येस ही बिलीव्स इन हिंदू फेथ, तब हम मानते हैं कि वो कन्वर्जन प्रॉपर है, ठीक है। जो नॉर्मली बॉर्न होते हैं एज अ हिंदू उन पर नहीं होता ये ऑब्लिगेशन अप्लाई, ठीक है। बट जो कन्वर्ट्स होते हैं उन पर ये ऑब्लिगेशन अप्लाई होता है दैट दे हैव टू बिलीव इन हिंदू फेथ इफ दे वांट टू प्रूव दैट दे आर अ ट्रू कन्वर्ट टू हिंदुइज्म, ठीक है। तो उन पर ये ऑब्लिगेशन अप्लाई करता है। अब मान लो ये वाई है, ठीक है, वाई हिंदू था, फिर वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ और वो वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ। जब वो ओरिजिनली बॉर्न था एज अ हिंदू, तब उस पर ये ऑब्लिगेशन नहीं अप्लाई कर रहा था दैट ही हैज़ टू प्रैक्टिस हिंदुइज्म, ठीक है। बट अब जब वो रीकन्वर्ट हो गया है तब उसको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा हिंदुइज्म, उसको बिलीव भी करना पड़ेगा हिंदुइज्म में, एंड ही विल हैव टू डेफिनेटली प्रैक्टिस द कस्टम्स एंड यूसेजेस ऑफ हिंदुइज्म। कोई स्पेसिफिक सेरेमनीज आज सच नहीं है प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, नॉर्मली शुद्धि सेरेमनी और ये सब होती है, बट उसके अलावा भी कोई खुद को ऑन पेपर्स भी डिक्लेयर करवा सकता है कन्वर्ट, बट उसके अलावा भी कोई खुद को कन्वर्ट कर सकता है Hinduism में through documentation. Now come to subsection 3. The expression Hindu in any portion of this act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this section, ठीक है। अगर वो हिंदू नहीं भी है बाय रिलीजन,
ठीक है, बट मान लो वो मुस्लिम भी नहीं है, जू भी नहीं है, पारसी भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, और वो किसी ऐसे ट्राइब को या किसी ऐसी कम्युनिटी को भी नहीं बिलोंग करता है जिसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हिंदूज के अगेंस्ट है, ठीक है, जो हिंदू प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट है या उसके कॉन्ट्ररी है, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में भी उन पर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 अप्लाई करेगा. सो दिस इज व्हाट सबसेक्शन 3 states. So in this lecture we have discussed an introduction to the Hindu Marriage Act of 1955 along with the applicability of this act. ठीक है, किस किस पर ये act apply करेगा. Thank you.